है बिल्डिंग इंजीनियर, हमारा पैसा कैसे काटा रे? ठेकेदार साहब 100 एम क्यूब में 4 एम क्यूब तो कटना ही था रूल के हिसाब से। गलती क्या हुई इसमें? हम मैं सीधे सारे ठेकेदार आदमी, ये सब कैलकुलेशन में हमको मत पढ़ाओ, चुपचाप हमारा पैसा निकालो। थोड़ा पास आ। क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में पंगा तभी होता है जब दोनों का मुद्दा एक जगह फिट नहीं होता। वो है फंड, कि पेमेंट कैसे होगा, और पेमेंट के लिए बनाया गया है आईएस कोड। तो बुलाते हैं पांडे जी को और करते हैं इनका मिथ बस। अरे गुरुजी, यहाँ कहाँ बुला लिया? उसको तो मैं ठोकने ही वाला था। अरे इन महामानवों को क्यों मार रहे हो? गुरुजी आप ही बताओ, इस कॉलम में लोहा लगा है ना, हाँ लगा है। और वो अपना जगह घेर रहा है ना, हाँ और उतने वॉल्यूम का कंक्रीट नहीं लगेगा, हाँ नहीं लगेगा। तो उसे कंक्रीट के कैलकुलेशन से क्यों ना माइनस करूं मैं? तू ऑफिस चल, वहां बताता हूँ। चल तो। नमस्कार दोस्तों, कंस्ट्रक्शन साइट पर कंक्रीट का मेजरमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे बेसिक्स पर भी तो पेमेंट होता है, मटेरियल कैलकुलेशन होता है और प्रोजेक्ट का बजट तय होता है। लेकिन इंडिया में अभी भी कंक्रीटिंग मेजरमेंट में इनकंसिस्टेंसी और मिसअंडरस्टैंडिंग की भरमार है। जिस तरीके से पांडे जी का केस तो आप देख ही रहे हो कि पेमेंट का डिस्प्यूट होना, वेस्टेज होना, और अभी भी कंफ्यूजन बरकरार है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि रेफरेंस कहां से लेते हैं। तो आज हम इस सारे कहानियों को दूर करेंगे, क्योंकि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने एक गाइडलाइन बनाई है आईएस कोड 1200 पार्ट 2, जो कंक्रीट वर्क के मेजरमेंट के लिए स्टैंडर्ड रूल बुक है। आज की वीडियो में हम 1200 पार्ट 2 को डिटेल में समझेंगे, प्रैक्टिकल साइट एग्जांपल के साथ, ताकि आप अपने साइट पर एक्यूरेट मेजरमेंट कर सको और सारे के सारे डिस्प्यूट से बच सको। और यदि आप पहली जॉब इसका पूरा डिटेलिंग, बजटिंग, एस्टिमेशन, बीबीएस सीखना चाहते हो तो आप सिविल गुरुजी के 2 महीने की ट्रेनिंग में आते हो, जहां हम आपको आपकी पहली जॉब की तैयारी कर रहे हैं। पहली जॉब की तैयारी इंडिया के मल्टीपल स्टेट से हो रही है, जहां आप 2 महीने की ऑफलाइन ट्रेनिंग करते हैं। और यदि आप 4 महीने हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हो एज अ पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम, तो आप सिविल गुरुजी के रायपुर ब्रांच में ज्वाइन कर सकते हो, जहां आपको रियल प्रैक्टिकल साइट एक्सपोजर दिया जा रहा है। 300 करोड़ का प्रोजेक्ट आप सॉल्व करोगे। साथ ही साथ ये सारी चीजें आप ऑनलाइन सीखना चाहते हो, अपने घर पे रहकर सीखना चाहते हो, तो सिविल गुरुजी के ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस या इस एसडीओ ये ट्रेनिंग मॉड्यूल ज्वाइन करके आप लर्निंग ले सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एप्लीकेशन का भी लिंक नीचे दिया हूं, जाके डाउनलोड करके आप चीजें देख सकते हो। ये आईएस कोड चाहिए, आईएस कोड 1200, तो भी आप सिविल गुरुजी के एप्लीकेशन में जाके मिनी टूल्स के एरिया में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं आईएस कोड 1200 पार्ट 2 है क्या। आईएस कोड 1200 पार्ट 2 एक टेक्निकल स्टैंडर्ड है जो बिल्डिंग और सिविल इंजीनियरिंग वर्क में कंक्रीट के मेजरमेंट के लिए मेथड बताता है। इसमें प्लेन सीमेंट कंक्रीट, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, प्री स्ट्रेट कंक्रीट और प्रीकास्ट कंक्रीट सबके मेजरमेंट के रूल्स दिए गए हैं। ये स्टैंडर्ड 1974 में रिलीज हुआ था, तब से लेकर आज तक ये 3 बार रिवाइज हो चुका है। इसके कुछ जनरल रूल्स और मेजरमेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल रूल्स की। कंक्रीट के हर एक आइटम को एक्यूरेटली डिस्क्राइब करना होता है, जो कि बहुत जरूरी है, मटेरियल से लेके फिनिशिंग तक। मतलब कि कौन सा मटेरियल यूज होगा, उसमें आप प्लेन सीमेंट कंक्रीट यूज करोगे, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट यूज करोगे, या फोम कंक्रीट यूज करोगे, या हीट्स कंक्रीट यूज करोगे। जिस जगह पे जो कंक्रीट यूज करना है उसके ग्रेडिंग के साथ ही साथ उसकी फिनिशिंग, स्मूथ फिनिश करना है, रफ फिनिश करना है, हैचिंग करना है, क्या करना है आपके कंक्रीट में, सब डिटेल पे हमको डिस्क्राइब करना होता है। दूसरा पार्ट है डायमेंशंस को नेट मेजरमेंट करना होता है। मतलब साइट में फाइनल इंस्टॉल होने के बाद जितनी एक्चुअल जगह ऑक्यूपाई की गई है वही मेजरमेंट किया जाएगा। मतलब कि ड्राइंग पे जो एक्स, वाई और जेड के डायमेंशंस है और साइट पे एक्स प्लस समथिंग, वाई प्लस समथिंग या जेड माइनस समथिंग हो गया है, तो जो एक्चुअल साइट पे एग्जीक्यूट है प्लस वाला अलाउ नहीं करेंगे, और यदि माइनस वाला है तो वही मेजर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल डायमेंशन को हमको डेसिमल के दूसरे हिस्से तक लेना है। मैं कैलकुलेशन के हिसाब से दिखाता हूं आपको। यदि आप लेंथ, विड्थ, हाइट मेजर कर रहे हो, तो लेंथ में आप 0.01 मीटर तक, मतलब लीस्ट काउंट, इंटरव्यू में यदि आपसे कोई पूछ दिया कि लेंथ और विड्थ में लीस्ट काउंट कितना होता है, तो भैया 0.01 मीटर, दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। लेंथ और विड्थ। लेकिन हाइट, थिकनेस या डेप्थ, जिसको हम कंक्रीट के कंडीशन पे 0.005 मीटर तक कंसीडर करते हैं, दैट इज 5 mm। तो डेसिमल के तीसरे हिस्से तक हम कंसीडर करते हैं हमारे थिकनेस को। और जो एरिया है लेंथ इंटू विड्थ, जब आप लेंथ और इंटू विड्थ को करोगे तो डेसिमल के दूसरे हिस्से तक आप कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब डेसिमल 0.01
मीटर स्क्वायर इज द लीस्ट काउंट और सेम ऐसे ही लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट इज इक्वल टू 0.01 क्यूबिक मीटर, मतलब डेसिमल के दूसरे हिस्से तक ही आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो या मेजर कर सकते हो। अगर कोई एक्स्ट्रा स्पेसिफाइड डायमेंशन से ज्यादा है तो उसका मेजरमेंट इग्नोर ही करना होगा, मतलब एक्स्ट्रा वॉल्यूम काउंट नहीं किया जाएगा, जैसे हमने पहले बात किया था। आइटम को लॉजिकली क्लब करके मेजर करना चाहिए, मतलब कि यदि आपको दिया गया है कंक्रीट करना है, शटरिंग करना है और स्टील करना है, तो हमें अभी तीनों को अलग अलग मेजर करना होगा। कंक्रीट को क्यूबिक मीटर में मेजर करेंगे, शटरिंग को स्क्वायर मीटर में मेजर करेंगे और स्टील को ऐसे रनिंग मीटर में मेजर करते हैं, लेकिन बिल इसमें मास में होता है, वेट में इसका बिल निकाला जाता है। लेकिन यदि किसी स्पेसिफिक जोन पे, जैसे कि हम एक ड्रेन लाइन बना रहे हैं, ड्रेन लाइन का डायमेंशन है, ये ड्रेन लाइन है 600, इनर 0.6 और ये हाइट भी 0.6, ये हाइट भी 0.6 मीटर। तो हम इसमें रेनफोर्समेंट स्टैंडर्ड कर सकते हैं कि भाई साहब 8 mm का रॉड है, 200 mm सेंटर टू सेंटर है, एग्जांपल के लिए लिख रहा हूं, और जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन रॉड है ये भी 8 mm का है, 200 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर है, आरसीसी M20 ग्रेड की आरसीसी है। तो इसके लिए एक स्पेसिफाइड वर्क होगा कि ग्राउंड पे एक्सकवेशन लगभग हर जगह पे कंटिन्यूअस रनिंग मीटर में सेम होगा, शटरिंग एग्जैक्ट लगेगा, स्टील सेम लगेगा, कंक्रीटिंग ही उतना लगेगा। तो हम इस तीनों आइटम को, कंक्रीट, शटरिंग और स्टील, तीनों आइटम को क्लब कर सकते हैं, लेकिन तभी जब दोनों पार्टीज एग्री हो। दोनों पार्टीज का मतलब काम करने वाला और काम करवाने वाला, क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर, दोनों यदि एग्री करते हैं तो हम इन तीनों पार्ट को क्लब करके भी रेट बना सकते हैं। अदरवाइज सेपरेट तो स्टैंडर्ड हमको रेट बनाना ही होता है। एग्जांपल के रूप में और लेते हैं, अगर बीम और स्लैब दोनों एक साथ हैं लेकिन स्पेसिफिकेशन में अलग अलग मेंशन है, तो उनको अलग अलग ही मेजर करना होगा। देखते हैं कैसे, कि जब आपके पास बीम, स्लैब और कॉलम है, अभी ये मैं बीम बनाता हूं, ये कॉलम, ये वाला पोर्शन कॉलम है, ये कॉलम है, ये बीम है, और इसी का ही एक पोर्शन होगा जो कि स्लैब होगा। ठीक है, यहां पे एक पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन स्लैब होगा, ये स्लैब होगा। तो इस कंडीशन पे हमको मेजरमेंट कैसे करना होता है? इस कंडीशन पे आपको मेजरमेंट एकदम थोड़ा सा ट्रिकी है, बस, ज्यादा कोई डेफिनेशन है नहीं। कॉलम के केस में आप स्लैब के बॉटम से लेके स्लैब, नीचे वाले स्लैब के टॉप तक, ये कॉलम की हाइट, बाकी इसका क्रॉस सेक्शन, मतलब लेंथ इंटू विड्थ इंटू ये जो डिटेल है स्लैब के बॉटम से स्लैब के टॉप तक, दैट इज कॉल्ड हाइट। बीम के कंडीशन पे अगेन कॉलम के एक फेस से कॉलम के दूसरे फेस तक ये लेंथ हो गया, और इसका क्रॉस सेक्शन बीम के बॉटम से लिया जाता है, बीम के बॉटम से क्रॉस सेक्शन लिया जाता है, और स्लैब टॉप ऊपर के पूरे फेस टू फेस कैलकुलेट होगा, लेंथ इंटू विड्थ, बेसिक तरीका। लेकिन जब आप इसको कंबाइन कर लो तो आप दोनों आइटम को, स्लैब बीम को एक साथ ले सकते हो, आप ये जो कॉलम है इसको ऊपर तक ले जा सकते हो, यहां तक आप पूरा का पूरा कॉलम को काउंट कर लो, मतलब स्लैब थिकनेस भी कॉलम पे काउंट हो जाएगा। क्वांटिटी उतनी ही आएगी, लेकिन बस लिखने का तरीका, और यदि ऐसा नहीं है तो आपको तीनों को अलग अलग मेंशन करके लिखना होगा, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कंक्रीट वर्क और उसकी कैटेगरी में। तो कंक्रीट वर्क को कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे कि 4 कैटेगरी में। पहला प्लेन सीमेंट कंक्रीट, दूसरा रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, तीसरा प्री स्ट्रेच्ड सीमेंट कंक्रीट, और चौथा प्री कास्ट सीमेंट कंक्रीट। हर कैटेगरी को मेजरमेंट क्यूबिक मीटर में ही लिखा जाएगा, जब तक एकदम स्पेसिफाइड ना किया गया हो। जैसे कि मैंने आपको पीछे ड्रेन लाइन में बताया था, तो ड्रेन लाइन के कंडीशन पे जो ये ड्रेन लाइन है, ये जो ड्रेन लाइन है, यदि यहां स्पेसिफाई होता कि भाई ये सबको, तीनों को मिला के मेजरमेंट करो, तो हम एक साथ रेट एनालिसिस निकालते हैं और इसका रेट पर रनिंग मीटर कर देते। पर रनिंग मीटर, 1 मीटर सारा काम इंक्लूड करके 1 मीटर का रेट हम निकाल सकते हैं। तो रेट एनालिसिस का मुद्दा है। यदि आप जो QSCM पे आते हो, जो हम पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम पढ़ा रहे हैं आपको, तो हम आपको एज अ क्वांटिटी सर्वेइंग और कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के लेवल पे आपको 4 महीने में ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ कॉमन मिथ की बात कर लेते हैं इस आज के वीडियो में, क्योंकि जिस तरीके से पांडे जी का मिथ था कि रेनफोर्समेंट का वॉल्यूम डिडक्ट होगा कि नहीं, तो क्लॉज IS कोड के 4.1.8 में दिया गया है कि ये कॉमन मिथ है हमारे इंडिया में कि स्टील का रेनफोर्समेंट वॉल्यूम की कंक्रीट से डिडक्ट किया जाएगा। ये कंक्रीट है, यदि कॉलम ही ले लेते हैं, ये कॉलम है, तो यहां पे रेनफोर्समेंट होगा,
अब रेनफोर्समेंट कुछ तो एरिया लेगा ना, मान लेते हैं कंक्रीट है 100 क्यूबिक मीटर, अभी मैं एग्जांपल के लिए लिख लिया हूं 100 क्यूबिक मीटर, और इस रेनफोर्समेंट का परसेंटेज है मान लेते हैं 4%, तो 4 क्यूबिक मीटर के आसपास, एग्जांपल के रूप में मोटा मोटा 4 क्यूबिक मीटर के आसपास तो रेनफोर्समेंट का एरिया होगा। तो भाई हमको एक्स्ट्रा पैसा क्यों दें? फिर बिल्डिंग इंजीनियर बोलेगा भाई ये मैं लोहे का वॉल्यूम काटूंगा, क्योंकि तो वहां तो कंक्रीट लगाए नहीं, तो कंक्रीट का पैसा क्यों ले रहा है? तो आईएएस कोड 1200 पार्ट 2 का क्लॉज 4.1.8 में क्लियरली लिखा है कि रेनफोर्समेंट का वॉल्यूम कंक्रीट से डिडक्ट नहीं किया जाएगा। अगर बीम का वॉल्यूम 0.75 क्यूबिक मीटर है और रेनफोर्समेंट उसमें 2% ऑक्यूपाई करता है, तो कंक्रीट पूरा मिलेगा 0.75 मीटर। जैसे कि हमने एग्जांपल में बात किया था कि यदि 100 क्यूबिक मीटर का कॉलम है और 4% उसमें कॉलम पे रेनफोर्समेंट है, तो पेमेंट पूरा 100 क्यूबिक मीटर का ही मिलेगा। और स्टील का वेट अलग से मेजर किया जाएगा, वो रनिंग मीटर में कैलकुलेशन होगा और मास में उसका पेमेंट किया जाएगा। इस पेमेंट और मटेरियल एस्टिमेशन एक्यूरेट होता है और डिस्प्यूट कम होता है, क्योंकि रिटर्न है। कहते हैं ना कहां लिखा है दिखाओ, तो भैया आईएएस कोड में लिखा है, देख लो। सेकंड मिथ है स्मॉल ओपनिंग का, मतलब छोटी ओपनिंग जैसे पाइप्स या डक्ट्स जो 0.1 स्क्वायर मीटर से छोटे होते हैं, उनका कंक्रीट वॉल्यूम से डिडक्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि आप स्लैब में देखे होंगे कि स्लैब के जब स्लैब की कास्टिंग होती है तो उसमें ये बड़ा सा स्लैब है आपका, और इसमें बीच में फैन बॉक्स लगता है, फिर ये लाइट्स के पॉइंट्स जाते हैं, मान लेते हैं कहीं कहीं लाइट्स के पॉइंट्स जा रहे हैं। तो जो पाइप है, यदि इस पाइप का क्रॉस सेक्शन 0.1 मीटर स्क्वायर से छोटा है तो कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। 0.1 स्क्वायर मीटर से छोटा है तो कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। अगर वॉल पे 0.05 स्क्वायर मीटर का पाइप जा रहा है, आप इलेक्ट्रिक पाइप ले जा रहे हो या प्लम्बिंग पाइप ले जा रहे हो, तो उसका कोई भी वॉल्यूम का डिडक्शन नहीं होगा कंक्रीट के केस में। थर्ड मिथ है फ्रेमवर्क का मेजरमेंट। जैसे कि हमने अभी कंक्रीट के समय बात किया था कॉलम का हाइट को लेके, वैसे फ्रेमवर्क में थोड़ा सा मिथ क्या है कि फ्रेमवर्क का मेजरमेंट कंक्रीट से अलग होता है। हाँ भाई, फ्रेमवर्क कंक्रीट से अलग होता है, मतलब फ्रेमवर्क का बिल अलग से बनेगा। स्लैब कास्टिंग के लिए फ्रेमवर्क का पेमेंट कब होगा? स्लैब कास्टिंग से पहले या स्लैब कास्टिंग के बाद? तो स्लैब कास्टिंग के लिए लगाया गया फ्रेमवर्क का मेजरमेंट अलग से स्क्वायर मीटर पे लिया जाएगा, और इसका स्लैब डी शटरिंग के बाद होगा। मतलब शटरिंग लगाओगे, कंक्रीटिंग डाल दिया जाएगा, कंक्रीट को जब डी शटरिंग करोगे तब इसका बिल बनेगा। इसमें एक छोटा सा क्लॉज क्या है कि बिल आप पार्ट वाइज ले सकते हो। यदि स्लैब बड़ा है और उसकी कास्टिंग में अब 7 दिन 10 दिन रखना है, तो आप कास्टिंग के समय पे 10, 15, 20, 50% एज पर द कंसल्टेंट आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे पेमेंट रिलीज कर सकता है। एक छोटा सा पार्ट इसमें और जो कंफ्यूजन है कि भाई साहब यदि आप कास्ट कर रहे हो, आप देखोगे एक मैं कॉलम बना दिया, ये कॉलम है और इसका मैं थोड़ा 3D बना देता हूं, और यहां पे बीम कनेक्टेड है इससे, ठीक है। एक बीम है जो इससे कनेक्ट है, तो ये जो बीम वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये तो बीम कनेक्ट है आपके कॉलम से। तो यहां पे तो आपने शटरिंग नहीं लगाया था, ये कॉलम है, इसमें जब यहां से बीम आके लगा तो बीम वाले जोन में तो शटरिंग नहीं लगा था ना, तो क्या ये वाला शटरिंग डिडक्ट होगा? नहीं भाई, ये जब हम आईएएस कोड 1200 पार्ट 5 यूज करेंगे तब देखेंगे। अभी मैं आपको बताता हूं, यदि एरिया 0.4 स्क्वायर मीटर से छोटा है तो कोई भी शटरिंग का एरिया डिडक्ट नहीं होगा, उस समय हम डिटेल में बात करेंगे। कंक्रीट में आगे लेके चलता हूं। चैम्फर, रिवेट्स या ग्रूव्स, कंक्रीट हम बनाते हैं तो चैम्फर, रिवेट्स या ग्रूव्स का अलग से मेजरमेंट डिडक्ट नहीं होता, या ये सब कंक्रीट के पार्ट ही होते हैं। बीम्स के एज पे या चैम्फर बनाने होते हैं, उनका कंक्रीट मेजरमेंट बीम के अंदर ही इंक्लूड होता है। मतलब कि यदि यहाँ पे कोई बीम आप बना रहे हो, इस बीम पे आपको छोटा सा एज काट के यहाँ से निकाल देना है, आपको थोड़ा सा मोल्ड करना है, तो अलग से पेमेंट नहीं होगा इसका कुछ भी, और ना ही कुछ भी कटेगा। क्रॉस सेक्शन ही आपको मेजरमेंट होगा। कब तक? जब इसका जो लेंथ है या और विड्थ है ये 10 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, और जो इसका गर्थ है वो 15 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, तभी इसका आपको एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलेगा और ना ही कटेगा। मेजरमेंट एक्यूरेसी स्लैब थिकनेस के लिए जैसे हमने बात किया था, स्लैब थिकनेस को हम 0.005 मीटर तक एक्यूरेट होना चाहिए, तब डेसिमल के तीसरे तक, नहीं तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ सकती है। एग्जाम्पल ग्रुप में बात करें तो जब आपकी स्लैब का थिकनेस 0.15
मीटर है, लेकिन आपने एक्चुअल जब उसको नापा तो ये मे बी 0.145 या 0.155 हो सकता है। लेकिन यदि ये 0.16 या 0.14 हो गया तो चैलेंज है। 0.16 होने पे ओवरलोड, 0.14 होने पे अंडरलोड हो जाएगा। तो ये आपके स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी पे सवाल खड़े कर सकता है, जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं छज्जा का मेजरमेंट। तो भाई जब छज्जा और वर्टिकल फिंस एक साथ होते हैं तो छज्जा को फिंस के बीच में क्लियर गैप के हिसाब से मेजर करना चाहिए और वर्टिकल फिंस को सेपरेटली मेजर करना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेता हूं मैं आपको कि जब आप छज्जा लिंटल बीम के साथ बना रहे हो, आप छज्जा लिंटल बीम के साथ बना रहे हो, तो ये जो बीम है या लिंटल है ये छज्जे का पार्ट है, आप इसको छज्जे के साथ मेजर करोगे। लेकिन स्लैब की कंडीशन पे, ये आपका स्लैब है और ये आपका स्लैब बीम था, ये पोर्शन आपका प्रोजेक्टेड है, तो स्लैब के कंडीशन पे आपने स्लैब तो यहां तक हम क्या बोलेंगे, ये स्लैब है, ये प्रोजेक्टेड है। नहीं भाई साहब, इस जगह पे आपको जो पोर्शन है, जो होल्डिंग पोर्शन है, उसके सेंटर तक को छज्जा काउंट करेंगे और उसके सेंटर के पहले वाले को हम स्लैब काउंट करेंगे। थोड़ा सा नक्काशी है, लेकिन यदि आप इन दोनों को क्लब कर लोगे तो कहानी सॉल्व हो जाएगा आपके छज्जे के केस में। बड़ा सिंपल है। और स्पेशल कंक्रीट वर्क और मिसलेनियस आइटम्स क्या क्या होते हैं, तो एक्सपांशन जॉइंट, डैम्प प्रूफ कोर्स, वाटर प्रूफिंग, ग्राउट होल जैसे मिसलेनियस आइटम का मेजरमेंट भी स्पेसिफिक रूल्स के अंडर ही होता है। लेंथ, विड्थ, हाइट। एक्सपांशन जॉइंट को रनिंग मीटर में मेजर करते हैं, जिसमें विड्थ और डेप्थ मेंशन होता है। मतलब एक्सपांशन जॉइंट को आप मेजर करोगे रनिंग मीटर में, और डीपीसी को आप जबकि एक्सपांशन जॉइंट पे इसका विड्थ और डेप्थ मेंशन होगा आपके आइटम में, इतना ही विड्थ का, इतना ही डेप्थ का फिक्स करना है। डीपीसी में जो डेप्थ है वो फिक्स रहेगा, तो स्क्वायर मीटर में आप मेजर करोगे अपने डैम्प प्रूफ कोर्स को। एक छोटा सा हिंट देता हूं, आपको समझने में आसान होगा कि जब भी आपको आपके आइटम में तीनों डायमेंशन वेरिएबल हो, तीनों डायमेंशन वेरिएबल मतलब इसका कोई फिक्स डेटा नहीं है, तो आपको वॉल्यूम निकालना होता है, लेंथ, विड्थ और हाइट। लेकिन जैसे ही फिक्स डायमेंशन दे दिया जाता है, जैसे कि हाफ, थोड़ा सा ब्रिक वॉल का कंडीशन में ले जाता हूं, जब बोलता है हाफ थिक वॉल, मतलब हाफ थिक वॉल या फिर 4 इंच का वॉल बोल दिया गया, तो एक थिकनेस फिक्स्ड हो गया 4 इंच। तो इस कंडीशन पे ब्रिकवर्क में आपको स्क्वायर मीटर कैलकुलेट करना होता है। सेम वैसे डीपीसी के कंडीशन में 50 mm थिक डीपीसी बोल दिया जाता है। तो एक डायमेंशन फिक्स कर दिया गया, मतलब आपको अब लेंथ और विड्थ ही कैलकुलेट करनी है, थिकनेस नहीं। वैसे ही जैसे एक्सपांशन जॉइंट हम बात करते हैं, तो जब भी आपको आपके डिस्क्रिप्शन में, आइटम के डिस्क्रिप्शन में जितने यूनिट्स फिक्स कर दिया गया है, उतना कम यूनिट आपको मेजर करना है। एक यूनिट फिक्स्ड है तो आपको स्क्वायर मीटर में मेजर करना है, एक यूनिट फिक्स्ड है तो आपको अगेन स्क्वायर मीटर में मेजर करना है। और जैसे एक्सपांशन जॉइंट में कंडीशन में, एक्सपांशन जॉइंट के कंडीशन पे क्या उसका डेप्थ और विड्थ फिक्स होता है, कितना डेप्थ एक्सपांशन जॉइंट करना, कितना विड्थ एक्सपांशन जॉइंट करना है। जब 2 डायमेंशन फिक्स है तो आपको रनिंग मीटर में ही उसका मेजरमेंट लेना है। रेनफोर्समेंट के कंडीशन में देख लो, रेनफोर्समेंट के कंडीशन में क्या फिक्स है, 8 mm बार, मतलब आपका डाया फिक्स है, मतलब 2 डायमेंशन फिक्स हो गया, सर्कुलर है ना, तो डाया फिक्स हो गया। तो डाया फिक्स हो गया तो एक ही आइटम बचा हुआ है रनिंग लेंथ, तो हम सिर्फ रनिंग मीटर कैलकुलेट करते हैं। तो पूरे आइटम के जोन पे जितने डायमेंशन फिक्स है, उसका बैलेंस डायमेंशन ही मोड ऑफ मेजरमेंट बनता है। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स और मेजरमेंट्स इन बिलिंग का डिटेल बता देता हूं मैं आपको कि कंक्रीट और रेनफोर्समेंट को अलग अलग मेजर करो। एक्यूरेट मेजरमेंट से पेमेंट डिस्प्यूट कम होगा, जितना अलग डॉक्यूमेंट करोगे उतना ही अच्छा आपका बिलिंग दिखेगा। एक साथ करना है तो आपका प्री होमवर्क बहुत तगड़ा होना चाहिए। प्री होमवर्क जैसे कि मैंने आपको ड्रेन लाइन कंडीशन में बताया, यदि आपका ये प्री होमवर्क एकदम डिटेल स्टैंडर्ड है, दोनों पार्टी एग्री है, तो आप इसको एक साथ काम कर सकते हो। हर आइटम का डिटेल डिस्क्रिप्शन और एक्यूरेट क्वांटिटी जरूरी है, ताकि क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर दोनों क्लियर रहें। एक एक मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं हमारा प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। पहला पार्ट जरूर जाके देखना और बताना अगला आईएएस कोड का कौन सा पार्ट आपको देखना है नीचे कमेंट बॉक्स में, और पूरे जोर से जुड़ने के साथ अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।